Chidali means अमीर चंद नाम का एक अमीर शख्स अपने बेटे प्रेम के साथ एक कोठी में रहा करता था। गर्मियों का मौसम आ गया था। सूरज तो जैसे आग ही उगल रहा था। वहीं राधा नाम की एक खातून मुलाजमत करती थी। एक रोज की बात है, राधा फ्रिज में से एक बोतल में पानी भर रही थी। अरे राधा, ये क्या कर रही है? साहब, गर्मी बहुत है, बेटी को प्यास लगी है तो फ्रिज में से थोड़ा पानी बेटी के लिए ले जा रही हूँ। मैंने क्या तुम्हारा जिम्मा उठा रखा है? कोई पानी वानी नहीं मिलेगा। तभी उसके बेटे प्रेम की आवाज आती है। राधा, मुझे फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक ला कर देना। जी साहब। प्रेम थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पीता है और बाकी ऐसे ही छोड़ देता है। साहब, ये कोल्ड ड्रिंक गर्म हो चुकी है, अब इसका क्या करना है? फ्रीजर में से बर्फ लेकर आओ और दूसरी फ्रेश कोल्ड ड्रिंक ला कर दो। तुम्हें तो इल्म है ना कि मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो गर्मी में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। लेकिन साहब, इस कोल्ड ड्रिंक का क्या करना है? एक काम करो, इसे तुम अपनी बेटी के लिए ले जाओ। राधा प्रेम की बची हुई कोल्ड ड्रिंक को अपने घर पर लाकर अपनी बेटी को दे देती है। बेटी बेहद खुश होती है। एक रोज वो अपनी बेटी सुमन को अपने साथ लेकर आती है। अरे, इसको लेकर क्यों आई? आज स्कूल की छुट्टी थी और घर पर बहुत गर्मी लग रही थी। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है तो सोचा इसको अपने साथ यहाँ ले आऊं, अच्छा रहेगा। आप तो जानते हैं कि हमारी झोपड़ी में हवा का एक पत्ता भी नहीं है। तो क्या मैंने यहाँ पर तेरी दुख्तर के लिए यतीम खाना खोल रखा है? तुम लोग इसीलिए अपने बच्चे को लेकर आते हो ताकि एसी का मजा ले सको। अमीर चंद उसे गरीब कहकर बेइज्जत करता है। तभी उसका बेटा टीवी में कार्टून देख रहा होता है। प्रेम, जरा इधर आना। क्या हो गया अब्बा? आप ही आ जाओ, मुझसे एसी के बगैर नहीं आया जाएगा। प्रेम, इधर तो आओ बेटा, कुछ काम है। अमीर चंद प्रेम से कहता है कि वो गरीबों के साथ न बैठे और उसको बहुत अच्छी तरह समझाता है। बेटा, ये गरीब लोग बहुत चालाक होते हैं। काम करने के बहाने हम अमीरों के घर में एसी के मजे लेते हैं। जब ये राधा की बेटी सुमन आती है तो तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखती है और तुम एसी में बैठे हुए होते हो। ये भी एसी के मजे लेती है। इनको तनख्वाह भी दें और एसी की हवा भी दें, ये तो गलत होगा ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करते हैं, जब सुमन आती है तो एसी बंद कर दिया कर और अपने कमरे में एसी में बैठा कर। प्रेम अमीर चंद की बातों को मान जाता है और सुमन के आने पर घर के एसी को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सुमन घर के अंदर भी गर्मी में ही खेलती है। जब उसका घर जाने का वक्त हो जाता है तो बहुत तेज धूप हो रही होती है। अम्मी, आज तो बहुत तेज धूप है, चला ही नहीं जा रहा। धूप की वजह से तो मेरी आंखें ही नहीं खोल रही। तेरे ऊपर साड़ी का पल्लू डाल देती हूँ, जिससे तुझे थोड़ी सी छांव मिलेगी। उधर प्रेम को अपने दोस्त के घर जाना होता है तो वो अपनी एसी गाड़ी में जाता है। गर्मी का तो उसे एहसास तक नहीं होता। जब राधा घर जा रही होती है तो उसे एक आइसक्रीम वाला मिलता है। अम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है, गर्मी बहुत है, एक कप आइसक्रीम खिला दो ना। आइसक्रीम बहुत बेकार चीज होती है। चल, मैं तुझे मटके के ठंडे ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती हूँ। राधा मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल कर देती है, जिसे पीकर सुमन को थोड़ी सी ठंडक का एहसास होता है। वहीं जब प्रेम को प्यास लगती है तो वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से अपनी प्यास बुझाता है। एक रोज अमीर चंद अपने बेटे प्रेम के साथ गाड़ी से कहीं जा रहा था। रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है, जिसके वजह से उनका एसी भी नहीं चलता और प्यास भी बहुत तेज लगती है। अब्बा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है और इतनी तेज गर्मी है, एसी ठीक कराओ ना। बेटा, जब गाड़ी ठीक होगी तभी एसी चल पाएगा। उसी रास्ते से राधा वहाँ से गुजर रही थी। जब उसने अमीर चंद की गाड़ी देखी तो प्रेम से कहा, साहब, यहाँ से 10 कदम फासले पर ही मेरा घर है। धूप बहुत तेज हो रही है, जब तक गाड़ी ठीक होती है तब तक आप मेरे घर पर बैठ जाइए। नहीं नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे।
तुम छोटे लोग हो। अब्बा, मुझसे तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। इतनी तेज धूप में आपको खड़ा रहने का शौक है तो बेशक रहिए, मैं तो राधा के घर चला। प्रेम राधा के घर पहुंच जाता है, जहां कोई पंखा तक नहीं है। सुमन उसके लिए सत्तू बनाकर लेकर आती है, जो प्रेम को बहुत पसंद आता है और बड़ा सुकून मिलता है। ये जो तुमने ठंडाई पिलाई, ये तो बहुत जायकेदार थी। ऐसी ठंडाई तो मैंने कहीं नहीं पी। कोल्ड ड्रिंक में भी ऐसा मजा नहीं होता जो इस ठंडाई में है। क्या नाम है इसका? इसको सत्तू कहते हैं। घड़े के पानी से इसे बनाया है। प्रेम सुमन गुफ्तगू कर ही रहे थे, तभी उसका ड्राइवर वहां आ जाता है और घर चलने के लिए कहता है। प्रेम घर पहुंच जाता है और कुछ वक्त बाद प्रेम के पेट में एकाएक दर्द उठता है। वो डॉक्टर के पास जाता है। मेरे फर्जंद को क्या हुआ है डॉक्टर साहब? उसके पेट में यकायक दर्द कैसे हो गया? इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया है। आज से इसको फ्रिज की कोई भी चीज नहीं देनी है, लेकिन ठंडी चीजें देनी है। बगैर फ्रिज के तो मैं कोई ठंडी चीज दे ही नहीं सकता। अमीर चंद अपने बेटे को लेकर घर आ जाता है और परेशान होकर बैठ जाता है कि आखिर उसको ऐसा क्या ठंडा दिया जाए जो फ्रिज में ना रखा हो। उसे कुछ समझ नहीं आता। जब राधा को इस बात का इल्म होता है तो वो प्रेम के लिए रोज सत्तू बनाकर लेकर आती है। एक रोज अमीर चंद उसको देख लेता है। राधा, क्या पिला रही है मेरे फर्जंद को? जरा दिखा तो। साहब, ठंडाई है। ये ठंडाई नहीं पिएगा मेरा बेटा, ये घास फूस है। साहब, जितने ठंडे फल और सत्तू पिएंगे साहब उतने ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये घास फूस तुम्हें लोग खाओ, मैं इसे अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। अमीर चंद प्रेम को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाता है और दवाई चलती रहती है, लेकिन प्रेम को राधा के यहाँ का सत्तू ही पसंद आने लगता है। वो उसको रोज पीता था और फलों के रस को भी पीता था, जिससे प्रेम सेहतयाब होने लगता है। देखा, मैंने अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया तो प्रेम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो डॉक्टर तो फालतू की बातें कर रहा था। नहीं अब्बा, मेरी तबीयत राधा के बनाए हुए सत्तू से दुरुस्त हुआ है। उसने मुझे रोज ताजे फलों का रस और सत्तू बना कर दिया था। मैंने तो दवाई खाई ही नहीं है। सारी दवाइयाँ अलमारी में पड़ी हुई हैं। मुझे अब फ्रिज में रखी हुई चीजें पसंद नहीं आती। मुझे तो घड़े का पानी ही बहुत जायकेदार लगता है। तुम किन बातों में पड़ गए? राधा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है शायद। अब्बा, एक बार आप भी इस सत्तू को पीकर देखिए। आप भी महंगी से महंगी कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ देंगे। अमीर चंद भी उस सत्तू को पीकर देखता है तो वो वाकई घड़े के पानी से बना हुआ सत्तू बहुत ही जायकेदार होता है और अमीर चंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। राधा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया। तुम्हें एसी में नहीं बैठने दिया, ठंडा पानी नहीं पीने दिया, फिर भी तुमने प्रेम की बीमारी में मदद की और उसे ठीक कर दिया। साहब, हमें एसी की हवा नहीं चाहिए, ना ही फ्रिज का ठंडा पानी। हम तो सादा पानी पीने वाले लोग हैं ना, और कुदरती हवा लेने वाले। हमारे लिए तो तेज हवा चल जाए वही एसी है, और घड़े का पानी ही फ्रिज का पानी है। राधा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। आज से तुम घर में कितना भी एसी इस्तेमाल करो और कितना भी फ्रिज का पानी पियो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, सुमन को भी तुम यहाँ ला सकती हो। मैं सुमन को अपनी बच्ची की मानिंद प्यार दूंगा। मैं भूल गया था कि गरीब लोग भी तो इंसान ही होते हैं, उन्हें भी तो हर सहूलियात की जरूरत होती है। किशनपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शर्ला के साथ रहता था। गरीब होने पर भी दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते थे। गोपाल सब्जी का धंधा करके घर चलाता था। ताजी हरी सब्जी ले लो, बड़े सस्ते में है मिलती, क्या खूब नरम नाजुक है किशनपुर की सब्जी। सब्जी ले लो, ताजी ताजी हरी हरी सब्जी ले लो। ओ सब्जी वाले भैया, टमाटर का दाम क्या है? 5 रुपए किलो है दीदी। सही दाम लगाओ भैया, बहुत ज्यादा दाम है ये तो। नहीं नहीं दीदी, मैं एकदम सही दाम लगाता हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। गोपाल घर पहुंचते ही अपनी पत्नी शर्ला से कहता है, सुनती हो, आज सब्जी की बहुत अच्छी बिक्री हुई है। वो तो बिकेगा ही जी, आसपास के गांव में आपसे अच्छी सब्जी कोई और नहीं देता। क्या पता,
सुनो, जल्दी से इसी तरह सब्जी बेचकर मेरे लिए एक अच्छा सा सोने का गहना लेना। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। एक दिन गोपाल सब्जी बेचकर आ रहा था, तभी अचानक जोर की बारिश होने लगी। अरे इतनी तेज बारिश, अब मैं क्या करूँ? गोपाल को वहाँ एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह बारिश से बचने के लिए उस झोपड़ी में चला जाता है। हाँ चलो, बारिश से तो बच गया। वैसे यहाँ रहता कौन होगा? अब कोई है यहाँ? तभी अंदर से एक बुढ़िया की आवाज आई। कौन हो तुम? अंदर आ जाओ। गोपाल अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गोपाल देखता है कि एक बुढ़िया खाट पर बैठी हुई थी। बुढ़िया कहती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम गोपाल है। मैं सब्जी बेचकर अपने घर जा रहा था, तभी अचानक यहाँ बारिश चालू हो गई, इसीलिए मैं यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, अच्छा किया जो यहाँ आ गए। आप यहाँ अकेली रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरी तबीयत कुछ दिनों से खराब है, इसीलिए मैंने कुछ खाया नहीं है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी आपके लिए कुछ बनाता हूँ, और वैसे भी सब्जी तो है ही मेरे पास। रहने दो बेटा, मुझ पर इतनी दया मत करो। मुझ पर दया करके तुम्हें क्या मिलेगा भला? देखिए, आप मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपको ऐसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। यह कहकर गोपाल उस बुढ़िया को खाना बनाकर खिलाता है। हाँ, अब जाकर जान में जान आई। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तुमने। जी धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, बारिश भी रुक गई है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी इतनी सेवा की। मैं तुम्हें ये लौकी के बीज दे रही हूँ। जी, मेरे पास लौकी के बीज बहुत हैं। देखो बेटा, ये कोई मामूली लौकी के बीज नहीं है। इसमें फल आने पर इसमें से सोने निकलेंगे। शायद उम्र ज्यादा होने के कारण कुछ भी बोल रही हैं। ठीक है, रख लेता हूँ, नहीं तो इन्हें बुरा लग जाएगा। ठीक है, दे दीजिए। यह कहकर गोपाल अपने घर चला जाता है। घर पहुँचते ही, कहाँ थे आप? इतनी देर कैसे हो गई? अरे क्या बताऊँ, घर आ ही रहा था, तभी अचानक बारिश चालू हो गई। वहीं पास में एक झोपड़ी थी, मैं वहीं रुक गया था, इसीलिए देरी हो गई। अच्छा किया जो रुक गए। हाँ, मैं जिस झोपड़ी में रुका था वहाँ एक वृद्ध महिला रहती है। मैंने उसकी थोड़ी सेवा कर दी, तो उन्होंने मुझे खुश होकर लौकी के बीज दिए हैं और कहा है इसमें सोने निकलेंगे। क्या जी, आप भी मजाक करते हो? ऐसा भी कहीं होता है भला? हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। शायद उनकी उम्र हो गई है, इसीलिए उन्होंने ऐसा कह दिया। बेचारी ने दिया है तो लगा ही देना। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। कुछ समय बाद गोपाल की पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। गोपाल के पास उसकी इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अब क्या करूँ? इसकी इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? तभी उसे उस बुढ़िया की याद आती है। अरे हाँ, क्या पता उस बूढ़ी अम्मा की बात सच हो जाए। जरा देखूं तो सही उस लौकी को। गोपाल जैसे ही उस लौकी को काटता है, उसमें से बहुत सारे सोने निकलते हैं। गोपाल यह देख बहुत खुश हो जाता है। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो उस बूढ़ी अम्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब मैं अपनी पत्नी का इलाज अच्छे से करवा पाऊंगा। धन्य हो उस बूढ़ी अम्मा का। समय का सदुपयोग। समय का सदुपयोग जो करता है उसी व्यक्ति को समय के साथ अच्छे परिणाम मिलते हैं। ऐसा ही हुआ जब सोनू और वानी के एनुअल एग्जाम्स आने वाले थे। अरे, अब तक पढ़ रही हो? चलो खाना खाते हैं। बस थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा है, नहीं किया तो टीचर डांटेंगी। और अगले वीक से एग्जाम्स भी तो शुरू हो रहे हैं। वानी बहुत ही मेहनती और समय का सदुपयोग करने वाली बच्ची थी।
जबकि उसका भाई सोनू बहुत ही लापरवाह और शैतान बच्चा था। हर काम कल पर टालता था। तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया? इसे प्रोजेक्ट वो तो 6th पीरियड में देना है। अभी भी 2 पीरियड बचे हैं। मैं झट से कर लूंगा। अब जल्दी आओ, भूख लगी है और खेलना भी है। अरे सुनो, रुको, नहीं करोगे तो टीचर डांटेंगी। सोनू और वानी के मम्मी पापा हमेशा सोनू को वानी का उदाहरण देकर समझाते थे। देखो सोनू बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। खेल के साथ साथ तुम्हें अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ मम्मी, कल से पक्का। सोनू, समय का सदुपयोग करना अपनी बहन से सीखो। देखो, समय से पढ़ती है, समय से खेलती है, आज का काम कल पर कभी नहीं टालती। आप देखना, मैं भी कल से पक्का ऐसा ही करूँगा। अभी जाऊँ खेलने, प्लीज। सोनू की लापरवाही दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी और आखिरकार एग्जाम्स के दिन भी नजदीक आ ही गए। सोनू वानी की परीक्षा में अब केवल 2 दिन बाकी थे। बच्चों, अगले सोमवार से तो तुम दोनों की परीक्षाएं शुरू हो रही है ना? खूब मन लगाकर पढ़ो और अच्छे से परीक्षा दो। सोनू, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है बेटा। तुम हमेशा आज का काम कल पर टाल देते हो। पढ़ाई कल पर नहीं टालना। वानी की तरह सभी पाठ समय से पढ़ लेना, ठीक है? अरे पापा, परीक्षा में अभी पूरे 2 दिन बाकी है। मैं झट से पढ़ लूंगा सब कुछ। अभी तो मैं खेलने जा रहा हूँ। जब तक खेलूंगा नहीं, तब तक पढ़ाई भी समझ नहीं आएगी। अरे वानी, देखो ना, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। आओ ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। पढ़ाई तो बाद में भी कर सकते हैं, झट से सब हो जाएगा। हाँ, मौसम तो सुहाना है, लेकिन मुझे मेरा पाठ पूरा करना है। कल परीक्षा है। इस मौसम में तो खेलने का मजा ही कुछ और है। तुम पढ़ती रहो, मैं तो चला खेलने। कुछ देर बाद वानी ने देखा कि सुहाना मौसम धीरे धीरे आंधी तूफान का रूप ले रहा है और काले बादल घुमड़ रहे हैं, मानो बारिश कभी भी हो सकती है। बारिश का मौसम देख वानी को चिंता होने लगी कि अगर बारिश आ गई तो उसका पाठ कैसे पूरा होगा, क्योंकि बारिशों में अक्सर घर की बिजली कट जाती है। उसने सोनू को आवाज दी। सोनू, सोनू सुनो, मौसम देख के लगता है बारिश होने वाली है। शायद रात को बिजली भी कट जाए। खेलना छोड़ो और आकर अपना पाठ पूरा कर लो, वरना कल परीक्षा में क्या लिखोगे? चिंता मत करो वानी, अभी तो दोपहर ही हो रही है। रात को बैठकर मैं फटाफट सब खत्म कर लूंगा। बिजली नहीं जाएगी, बल्कि बारिश के बाद पढ़ने में और मजा आएगा। अच्छा, मैं जाता हूँ, मेरी बैटिंग आ गई। सोनू देर शाम तक खेलता ही रहा, लेकिन उसकी चिंता तब बढ़ी जब अचानक से बारिश शुरू हो गई। सोनू बुरी तरह घबरा गया और घर लौटा, जहां आकर उसने देखा घर पर ही नहीं बल्कि पूरे गांव में बिजली नहीं है। ये देखकर सोनू जोर जोर से रोने लगा। कल परीक्षा में मेरा क्या होगा? मैंने तो एक पाठ भी नहीं पढ़ा और अब तो बिजली भी नहीं है। मैं तो फेल हो जाऊंगा। मैंने कहा था ना, अपना पाठ समय से पढ़ लो। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि समय पर पढ़ाई कर लेना, लेकिन तुम्हें कभी कुछ समझ में नहीं आता। अब भोगो। सॉरी पापा, अब मैं क्या करूं? काश मैंने सही समय पर ही अपने पाठ पढ़ लिए होते। उसे समझ आ गया था कि उसकी लापरवाही के कारण उसके पास अब पढ़ने का समय बचा ही नहीं। रोने से अब कुछ नहीं होगा। अब समझ आया कि सब तुम्हें क्यों समझाते थे। अब रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पढ़ाई समय पर ही पूरी कर ली थी। मैं तुम्हें सारा पाठ समझा दूंगी और याद भी करवा दूंगी। चलो। अगले दिन दोनों बच्चे खुशी खुशी परीक्षा देने गए। जो समय का करे सम्मान, भविष्य में वो कहलाए महान।
दरमियान एक बहुत ही आलीशान बंगला था। इस बंगले में पीयूष अपने खानदान के साथ रहता था। पीयूष का बंगला तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका खानदान बहुत ही छोटा था। उसके खानदान में उसकी बीवी तानिया और बेटी सोनिया थी। मम्मा, आपने कहा था आप मुझे नया बैग और स्टेशनरी दिलाएंगी। हाँ बेटा, लेकिन तुम देख ही रही हो ना, अभी मैं भी जरा मशरूफ हूँ। हम कल खरीदारी के लिए चलेंगे। नहीं अम्मा, नहीं, मुझे अभी चाहिए अभी। सोनिया बहुत ही जिद्दी थी और एक मर्तबा वो जिद कर ले तो पूरे घर को रो रो कर सर पर उठा लेती थी। अरे अरे, क्या हुआ मेरी बेटी को? रो क्यों रही है? अम्मी ने मुझे कहा था कि आज वो मुझे नया बैग और स्टेशनरी दिलवाएंगी, लेकिन अब वो कह रही है कि वो मशरूफ है। बस इतनी सी बात? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ये सब दिलवा देता हूँ। नहीं अब्बा, आप सारी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, मुझे खुद जाकर खरीदना है, वो भी अभी। तानिया, तुम बच्ची के साथ चली जाओ ना। चली जाती, लेकिन आप तो देख ही रहे हैं ना, पूरे दिन काम कर रही हूँ, ऊपर से नई नौकरानी भी नहीं मिल रही। अच्छा, बताना भूल गया, मेरे गांव की एक गरीब औरत कल मुझे रास्ते में मिली थी। वो काम की तलाश में थी। हमें नौकरानी की जरूरत तो थी ही, तो मैंने उन्हें घर बुला लिया है। तभी दरवाजे की घंटी बजी। तानिया ने उन्हें अंदर बुलाया। गीता अपनी बेटी राधा के साथ दाखिल हुई। आइए गीता आपा। तानिया, मैंने बताया था ना, ये वही हैं, ये हमारे ही गांव से हैं। इन्हें आज ही काम पर रख लो। जी। तानिया ने गीता को घर का सारा काम समझा दिया। देखो, सारी परेशानी खत्म हो गई। तुम सोनिया को ले जाकर खरीदारी कराओ। गीता आपा घर की सफाई वगैरह कर देंगी। वैसे भी मैं यही हूँ। जी। हुर्रे, हम खरीदारी करेंगे। सोनिया बेहद खुश थी। वो अपने नए स्कूल बैग, कंपास बॉक्स, टिफिन वगैरह खरीदने जा रही थी। कुछ देर बाद तानिया और सोनिया तैयार होकर कार में चले गए और यहाँ गीता और राधा मिलकर घर की सफाई करने लगे। गीता आपा, आप यहाँ सर्वेंट क्वार्टर में रह सकती हैं। मैंने तानिया को सब समझा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। गीता एक बेवा खातून थी और गांव में अपना और उसकी बेटी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था और इसलिए वो शहर काम की तलाश में आई थी और आते ही उसे नौकरी और आसरा दोनों हासिल हो गया। शाम को तानिया और सोनिया घर लौटी। सोनिया के हाथों में ढेर सारे गुब्बारे, खिलौने, बैग और बहुत सारी चीजें भी थी। अरे ये क्या, तुम दोनों तो बैग खरीदने गई थी ना? खरीदा ना, ये देखिए। आपकी लाडली को खरीदारी करते वक्त हर चीज पसंद आ रही थी। उसने 5 नए लिबास और जूते भी खरीदे हैं और साथ ही कुछ खिलौने भी। और हाँ, आखिर में बैग और कुछ स्टेशनरी खरीदी। कम से कम अच्छा किया कि बैग भी खरीद लिया, वरना एक मर्तबा और ले जाती। गीत देख ही रही थी। राधा का तवज्जो बस उसके अच्छे बैग और कंपास बॉक्स पे था। गीता ने सारा सामान उठाकर सोनिया के कमरे में रख दिया। रात को गीता और राधा सर्वेंट क्वार्टर में चली गई। माँ, इनका घर कितना बड़ा है। होगा ही, ये बड़े लोग हैं। माँ, मुझे भी सोनिया की तरह स्कूल बैग और पेंसिल का डिब्बा चाहिए। नहीं बेटा, इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मत रखो। मुझे मुश्किल से नौकरी मिली है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो तुम्हें तालीम दिला पाऊंगी ना। ठीक है माँ, लेकिन अगर हमारे पास पैसे बचेंगे तब तालीम दिलवाओगी ना? हाँ, यकीनन। गीता बेहद खुश थी। शहर में आते ही उसे नौकरी मिल गई थी। अगली सुबह गीता और राधा ने साफ सफाई करना शुरू कर दिया। राधा झाड़ू लगाते लगाते सोनिया के कमरे में चली गई। वहां मेज पर वही बैग रखा था। राधा की नजर उस बैग पर गई। कितना सुंदर है ये बैग। काश मेरे पास भी ऐसा बैग होता और मैं भी स्कूल जा पाती। राधा ने उस बैग को छुआ और तभी सोनिया वहां आ गई। ये तुम क्या कर रही हो? ये मेरा बैग है। मैं तो बस कल से देख रही हूँ तुम्हें। मेरे बैग और मेरी चीजों पर नजर गड़ाए बैठी हो। खबरदार अगर मेरी चीजों को छुआ भी तो। सोनिया ने राधा को बहुत सुनाया। तुम मेरी नौकर हो, नौकर जैसी ही रहो।
अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो तुम्हें दौड़ कर लाना चाहिए। जी। सोनिया राधा के साथ बुरा सलूक करती थी। इस बात का इल्म गीता को था, लेकिन गीता को इस नौकरी की बहुत जरूरत थी। कोई बात नहीं राधा, सोनिया बेबी तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें उन्हें उल्टा जवाब नहीं देना है। पीयूष भैया की मेहरबानी है कि हमें नौकरी मिल गई है। देख, सब कुछ तो है हमारे पास, खाना, छत, और तो और मैंने तुम्हारा स्कूल में भी दाखिला करवा दिया है। राधा ने अपने आंसू पोंछे। वाकई? हाँ, सोनिया बेबी की तरह बड़ी स्कूल तो नहीं है, पर सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला हो गया है। ये आपने बहुत अच्छा किया माँ। अगली सुबह, गीता, ये सोनिया की पुरानी बैग और टिफिन और कंपास है, राधा को काम आएगी। गीता ने वो सारी चीजें ले ली। तानिया सोनिया को एक बड़ी दुकान में ले गई स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए। तानिया ने पैसे दिए और फट से यूनिफॉर्म और किताबें खरीद ली, और गीता राधा को सरकारी स्कूल ले गई। यहाँ नाम लिखो और उस लंबी कतार में खड़ी हो जाओ। जब तुम्हारी बारी आएगी तो तुम्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म मिलेगा। काफी घंटों के बाद राधा की बारी आई और उन्हें मुफ्त की किताबें और यूनिफॉर्म हासिल हो गई। राधा बेहद खुश थी। वो अपनी सारी किताबों पर कवर लगा रही थी और सोनिया ने अपनी किताबें मेज पर रख दी और वो गेम खेलने में मशरूफ हो गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही राधा उठ गई। उठो माँ, जल्दी उठो, हमें स्कूल जाना है। और यहाँ तानिया सोनिया को उठा उठाकर परेशान हो गई थी। उठो सोनिया, हमें स्कूल जाना है। आज स्कूल का पहला दिन है बच्चा, ऐसे नहीं करते। सोने दो ना मम्मा। उठो बेटा, जल्दी उठो। राधा और गीता स्कूल के गेट खुलने से कबल ही स्कूल पहुंच चुकी थी। राधा बहुत पुरजोश थी, उसे स्कूल में पढ़ना था, और यहाँ सोनिया स्कूल के पहले दिन ही लेट हो गई थी। राधा का पूरा तवज्जो टीचर की बातों पर था, सोनिया का पूरा तवज्जो लोगों के बैग्स और चीजों पर था। उसकी बैग तो मुझसे भी अच्छी है, मम्मा को बोलना होगा मेरी नई बैग लाने को। रिसेस की घंटी बजी और राधा अपनी टिफिन की रोटी चटनी देखकर भी बहुत खुश हो गई। वहाँ सोनिया के टिफिन में चीज सैंडविच थे, लेकिन फिर भी वो मायूस थी। राधा दौड़ते हुए आकर वालिदा के गले लग गई और सोनिया आते ही उब गई। उसने अपना स्कूल बैग फेंक दिया और चीखने लगी। राधा के पास अच्छी चीजें, अच्छे स्कूल और सारी सहूलियात नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुश थी। सोनिया के पास सब कुछ है, पर फिर भी वो मायूस है। राधा गरीबी में भी खुश है और सोनिया अमीरी में भी मायूस। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, छोटी छोटी खुशियाँ पैसों से ज्यादा अहम होती हैं।